last lecture we had studied about epidemiology. We had seen what this term epidemiology means and what epidemiologists do. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये जो फील्ड है साइंस की, इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है। हमने डिजीज की डेफिनेशन भी देखी थी, डिजीज का क्या मतलब होता है, और हमने देखा था कि एपिडेमियोलॉजी कैसे काम करता है। ठीक है, तो 3 डिफरेंट स्टेजेस देखे थे हमने। एक काम होता है उसका मॉनिटर करना पब्लिक हेल्थ को, वो कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग कैसे होती है पब्लिक हेल्थ की, तो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स पता करते हैं किसी भी डिजीज के कारण और उसको फिर स्टडी करते हैं। दूसरा जो वर्क होता है वो होता है टू रेस्पॉन्ड टू आउटब्रेक्स, एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो जो भी डिजीज हो रही है उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं उनके आउटब्रेक के, उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद उसके कंट्रोल मेजर्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो थर्ड वर्क होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन करना इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीजेस के लिए। ठीक है, उसमें भी वो लोग क्या स्टडी करते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यदि कोई इमर्जिंग और री इमर्जिंग डिजीजेस है तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और उसके बाद उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स हम कर सकते हैं, ये उसमें डिसाइड किया जाता है। फिर हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री भी देखी थी एपिडेमियोलॉजी की। ये ब्रांच ऑफ जो साइंस है एपिडेमियोलॉजी का कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो हमने स्टडी किया था। और हमने जॉन स्नो की स्टोरी भी सुनी थी। ठीक है, कि जॉन स्नो जिसको फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट माना जाता है, तो हम उनको क्यों फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक और केस स्टडी देखी थी जहाँ पे एपिडेमियोलॉजी जो स्टडी होती है ये बहुत यूजफुल रही थी। वो थी टाइफॉइड मैरी की। ठीक है, जिसको एक्चुअली उसका नाम मैरी मेलन था, मगर बिकॉज शी वॉज ए healthy carrier of typhoid and was involved in spread of typhoid to many individuals. She was linked to 10 outbreaks of typhoid in America. Okay, therefore her she was nicknamed as टाइफॉइड मैरी। ठीक है, तो उसकी भी स्टोरी सुनी थी और देखा था कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करने से किस तरह से हम लोग डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट तो लास्ट स्टेप होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ट्रीटमेंट जो होता है किसी भी डिजीज का, इट इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि आप डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, सफरिंग से बचाता है पूरी पॉपुलेशंस को। ठीक है, तो इसलिए एपिडेमियोलॉजी का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टुडे वी विल लुक एट द डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कौन से टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आपने सुने भी होंगे, और रिसेंटली तो क्योंकि एक पैंडेमिक ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तब आप ये टर्म्स रोज फ्रीक्वेंटली यदि आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें ये टर्म्स सुनने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एक टर्म है स्पोरैडिक डिजीज। ठीक है, स्पोरैडिक डिजीज का मतलब क्या होता है, व्हेन ए डिजीज अकर्स ओकेजनली एंड एट इर्रेगुलर इंटरवल्स इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज नोन एज ए स्पोरैडिक डिजीज। जब कोई डिजीज कभी कभार होता है और कोई फिक्स टाइम पे नहीं होता, ठीक है, कभी भी हो सकता है साल में किसी भी सीजन में, मगर ओकेजनली, ठीक है, कभी कभार, तो हम इस तरह के डिजीज को स्पोरैडिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए डिजीज अकर्स ओकेजनली, ठीक है, एंड एट एन इर्रेगुलर इंटरवल्स इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, वी नो इट एज स्पोरैडिक डिजीज। फॉर एग्जांपल टाइफाइड फीवर, फॉर एग्जांपल मलेरिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब स्पोरैडिक डिजीज है, कभी कभार हो जाती है और पॉपुलेशन में इरेगुलर इंटरवल्स में होती रहती है। ठीक है, दूसरी एक डिजीज होती है जिसको हम लोग एंडेमिक डिजीज कहते हैं। एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सो व्हेन ए डिजीज मेंटेन्स ए स्टडी low level frequency at a moderately regular interval, it is known as, in a particular geographical area, it is known as endemic disease। ठीक है, एंडेमिक का मतलब किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, मगर वहाँ पे एक स्टडी लो लेवल फ्रीक्वेंसी उस डिजीज की बनी रहती है, तो हम कहते हैं कि ये डिजीज जो है वो एंडेमिक है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ग्वाइटर। ग्वाइटर सभी जानते हैं, वो गाल, उसमें गला जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो जो डिजीज है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है।
और उसमें जो गला, इसको हिंदी में घेंघा कहते हैं, ठीक है, आपके गुजराती में आई डोंट नो क्या कहते हैं, ठीक है, मगर वो गला जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है लोगों का। तो ये जो क्वाइटर की डिजीज है ये एंडेमिक होती है, और कहाँ एंडेमिक होती है, तो हिली रीजन्स में, ठीक है, हिली एरियाज जो होते हैं वहाँ पे जो वाटर में आयोडीन की बहुत कमी रहती है, इवन जो वहाँ फसल उगती है उसमें भी आयोडीन बहुत कम आता है, तो वहाँ के लोगों को आयोडीन की कमी हो जाती है और उसके कारण वो क्वाइटर डिजीज हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली कुछ साल पहले इबोला का आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, इबोला, इबोला एक हेमरेजिक डिजीज है, ठीक है, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है, मगर ये क्या है, इट्स ए एंडेमिक डिजीज विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो अफ्रीका के कुछ कॉन्टिनेंट के कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में ही इबोला होता है। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे मलेरिया और डेंगू, ठीक है, मलेरिया और डेंगू जो है वो भी एंडेमिक डिजीज है, जो साउथ एशियन कंट्रीज में या अफ्रीका में रिस्ट्रिक्टेड है। यूरोपियन कंट्रीज में आपको डेंगू या मलेरिया नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो मच्छर जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं होते। ठीक है, तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में जो मॉस्किटोज हैं, जो उसके वेक्टर्स होते हैं, जो उस डिजीज के पैथोजन को स्प्रेड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, इसलिए इन पर्टिकुलर एरियाज में वो डिजीज जो है एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब समझ में आया, जो एक पर्टिकुलर रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है और वहाँ पे ये डिजीज की एक स्टडी लो फ्रीक्वेंसी बनी रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने गुजरात जो है, गुजरात में भी मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, और स्पेशली बड़ौदा, हम मानते हैं कि गुजरात में बड़ौदा जो है ये एंडेमिक है मलेरिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर समय थ्रू आउट द ईयर आप देखोगे एक लो फ्रीक्वेंसी मलेरिया पेशेंट्स की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और वो इसी एरिया में रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। आप गुजरात के दूसरे रीजन्स में चले जाओगे तो हो सकता है आपको मलेरिया ना मिले। ठीक है, तो इस तरह के डिजीजेस जो एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है और वहाँ पे उनकी लो फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग एंडेमिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, फिर एक डिजीज है हाइपर एंडेमिक डिजीज। ठीक है, अब यही एंडेमिक जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, थोड़े और बड़े एरिया में फैल जाता है, तो उसको हाइपर एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, हाइपर एंडेमिक डिजीजेस ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन अकरेंस फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड द एंडेमिक लेवल, बट नॉट टू एपिडेमिक लेवल। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंडेमिक डिजीज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको हाइपर एंडेमिक कहते हैं, मगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं हो गई है कि अब उसे एपिडेमिक कहा जाए। ठीक है, फिर एक और टर्म आता है जिसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या है? एपिडेमिक इज ए सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ ए डिजीज अबव द एक्सपेक्टेड लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जब इन्फ्लुएंजा का वायरस फैलता है जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, तो वी से दैट एन एपिडेमिक हैज अकर्ड। ठीक है, कई बार कॉलरा एज ए एपिडेमिक फैल जाता है। ठीक है, तो एपिडेमिक क्या है? जब किसी डिजीज की जो अकरेंस की फ्रीक्वेंसी है, जो उसका नॉर्मल लेवल होता है, एक पॉपुलेशन में वो डिजीज तो होती ही है, तो उसका जो नॉर्मल लेवल होता है, एक्सपेक्टेड लेवल है उसके अकरेंस का, उससे ज़्यादा सडनली इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हम उसे एपिडेमिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ग्राफ में दिखाया हुआ है, ये जो ब्लू लाइन है ये दिखाती है कि डिजीज पॉपुलेशन में होती है और उसके होने का एक एक्सपेक्टेड लेवल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ केसेस पर 1 लाख इंडिविजुअल्स यहाँ दिखाया हुआ है। तो एक पॉपुलेशन में एक डिजीज जो है वो एक पर्टिकुलर अकरेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ होती है। ठीक है, तो 400 से लेकर 600 इंडिविजुअल किसी भी समय उस पॉपुलेशन में वो डिजीज से इन्फेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी नॉर्मल अकरेंस की फ्रीक्वेंसी है। मगर जब कभी कभी ये डिजीज एक्सपेक्टेड लेवल से यदि सडनली उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना होता है? 600 इंडिविजुअल्स पर लाख इंडिविजुअल इस डिजीज से इफेक्ट हो रहे हैं। मगर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अचानक 600 से क्या हो गया, 900 हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज एपिडेमिक, वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट डिजीज हैज सडनली इंक्रीज्ड अबव द एक्सपेक्टेड लेवल्स। तो ये एक्सपेक्टेड लेवल्स है ब्लू लाइन। ठीक है, और ये जो रेड लाइन में दिखाया हुआ है, ये लेवल्स अचानक से बढ़ गए हैं, तो इस डिजीज की फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ गई है, तो इसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा एक एपिडेमिक दिखाया हुआ है।
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि 1997 से 1998 के बीच में एक और एपिडेमिक दिखाया है, ये एपिडेमिक और ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एपिडेमिक कहा जाता है। ठीक है, तो एपिडेमिक फिर से डेफिनेशन देखते हैं, इज ए सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ ए डिजीज अबव द एक्सपेक्टेड लेवल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक होता है, कई बार कॉलरा का एपिडेमिक होता है, कई बार टाइफाइड का भी एपिडेमिक हो सकता है, यदि जैसे हमने कहा कि वैसे तो वो स्पोरेडिक है, मगर यदि बहुत ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए एक पर्टिकुलर रीजन में और बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ बीमार पड़ जाएं, तो उसको हम लोग एपिडेमिक का फिर नाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है आउटब्रेक। ठीक है, हम कहते हैं किसी डिजीज का आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक का क्या मतलब होता है? तो एन आउटब्रेक इज द सडन अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ ए डिजीज, यूजुअली फोकली और इन ए लिमिटेड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आउटब्रेक क्या है? इज सडन अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, एंड इट अकर्स यूजुअली फोकली इन ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कुछ जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों में, तो हम कहें कि आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। ठीक है, तो किसको हुआ है? तो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को, चाहे चिल्ड्रन में हुआ है। ठीक है, तो वी विल से दैट एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा हैज अकर्ड इन चिल्ड्रन। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, इसका मतलब देयर इज अ सडन अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ डिजीज which is restricted to a particular place and to a particular segment of population, then it is known as outbreak. ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज पैंडेमिक। ठीक है, आई थिंक एवरीवन इज नाउ अवेयर ऑफ दिस टर्म पैंडेमिक। Pandemic is a increase in disease occurrence within a large population over wide region. ठीक है, यूजली अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो पेंडेमिक ऐसी डिजीज है जिसका जो स्प्रेड है वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी आप जो कोविड-19 डिजीज देख रहे हो, इट्स ए पेंडेमिक, इट हैज क्रॉस्ड द geographical boundaries and it has now affected the entire world. ठीक है, so when a disease crosses the continental boundaries, ठीक है, केवल इंडिया में है या केवल एशिया में है, यूरोप में नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। जब ये कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर जाए और बहुत लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड को इफेक्ट करे, तो हम डिजीज को पेंडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो जो कोविड-19 है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ये होता है कि लार्ज एरियाज ऑफ वर्ल्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट स्प्रेड हो जाए डिजीज, तो उसको पेंडेमिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए और भी कुछ टर्म्स आते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विथ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिजीज इन एनिमल पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज नोन एज एपिजूटिलॉजी। ठीक है, तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो डिजीज को, एनिमल डिजीजेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, या एनिमल पॉपुलेशन में जो डिजीजेस होते हैं उसके फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग एपिजूटियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न प्रेवलेंस ऑफ ए डिजीज इन एनिमल्स इज टर्म्ड एनजोटिक एंड ए सडन आउटब्रेक इज एपिजोटिक। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो एनिमल डिजीजेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंड वाइड डिसेमिनेशन इज पैनजूटिक। जैसे हम लोग पैंडेमिक कह रहे हैं तो वो ह्यूमन डिजीजेस के लिए, यदि कोई एनिमल डिजीज है जो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट स्प्रेड हो जाए तो उसको पैनजूटिक कहेंगे। ठीक है, तो जू से समझ जाइए कि एनिमल्स की बात हो रही है, तो पैनजूटिक मीन्स एनिमल डिजीजेस विच हैज स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एपिजोटिक इज ए डिजीज ऑफ एनिमल्स विच हैव गॉट एन आउटब्रेक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, यदि कोई डिजीज है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड है मगर एनिमल डिजीज है, तो उसको एनजूटिक कहते हैं। जैसे हम लोग एंडेमिक कह रहे थे, यहाँ पे एनजूटिक कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल डिजीजेज, अब ये एनिमल डिजीजेस को क्यों स्टडी करने की जरूरत है? अभी तो हम ह्यूमन डिजीजेस से ही डील कर रहे थे और फिर हमने ये टर्म्स देखे जो एनिमल डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है। तो एनिमल डिजीजेस को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर वेरियस एनिमल डिजीजेस। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ एनिमल डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। ठीक है, एंड दोज एनिमल डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस
दे आर नोन एज जूनोटिक डिजीजेस, ठीक है, या फिर उनको हम जूनोसिस भी कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज जूनोटिक डिजीजेस या जूनोसिस? दीज आर दोज एनिमल डिजीजेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल even COVID-19 disease को, it is considered that it's a zoonotic disease, and the virus, coronavirus, that is COVID-19, has got transmitted from animals to humans. Similarly, हम हमेशा सुनते हैं कि बर्ड फ्लू आ रहा है, या बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हो रहा है, या फिर स्वाइन फ्लू आ रहा है। तो ये जो वायरसेस है, हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, तो इट्स ए जूनोटिक डिजीज विच इज मेनली इफेक्टिंग दी स्वाइन पॉपुलेशन, ठीक है। बट नाउ it's a concern for us because these viruses are crossing the host barrier, ठीक है। तो हमेशा कोई डिजीज में होस्ट बैरियर होता है, इसलिए वो स्वाइन फ्लू है, सिर्फ स्वाइन्स में ही फ्लू करता था। बट नाउ द वायरसेस आर इवॉल्विंग, ठीक है। वैसे ये इवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअसली नेचर में होता ही रहता है। सो वायरसेस विच आर कॉजिंग फ्लू डिजीज इन स्वाइन, दे आर इवॉल्विंग एंड दे आर नाउ क्रॉसिंग द होस्ट बैरियर, ठीक है। जो होस्ट का बैरियर था कि भाई ये सिर्फ स्वाइन को इफेक्ट कर सकता है, उसको दे आर नाउ क्रॉसिंग इट एंड दे आर नाउ इन्फेक्टिंग humans also. Okay, so they are getting transmitted from their original host, which was swine, to humans. Similarly, the bird flu, it was restricted to birds. Now these viruses have evolved and they are crossing the host barriers and they have started infecting humans. Okay, so that is why there is a need for continuously also monitoring animal diseases. Okay, so we can realize it very early whether these diseases are zoonotic diseases or they are truly human diseases. Okay, so if we know that they are zoonotic diseases, we can control, take certain measures for controlling them. For example, जब फ्लू वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे बर्ड्स को किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें वो स्प्रेड को कंट्रोल करना है। तो आपने देखा होगा जब भी बर्ड फ्लू का न्यूज़ आता है तो बहुत सारी जगह पे जो चिकन्स वगैरह होते हैं या फाउल्स होते हैं उनको किल कर दिया जाता है, सो दैट कि वो डिजीज़ का स्प्रेड रोक दिया जाए, ठीक है। दूसरे कंट्रीज में जहाँ स्वाइन फ्लू की प्रॉब्लम है वहाँ पे स्वाइन्स को कट कर दिया जाता है, पिग्स को कट कर देते हैं और उसको फिर डंप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल मेजर्स डिसाइड कर सकते हैं यदि कोई डिजीज का ओरिजिन हमें पता हो और वो किस तरह से स्प्रेड होती है, कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम लोग अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट एपिडेमिक अगेन। एपिडेमिक हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देख ली थी। एपिडेमिक इज अ सडन इंक्रीज इन अकरेंस ऑफ अ डिजीज अबव द एक्सपेक्टेड लेवल, ठीक है। एपिडेमिक जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एपिडेमिक को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज कॉमन सोर्स एपिडेमिक, ठीक है। कॉमन सोर्स एपिडेमिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग reached a peak level within a short period of time, followed by moderately rapid decline in number of infected patients. Okay, so for example, this is a graph of common source epidemic. Common source epidemic में क्या होगा? Number of individuals which are affected by the disease will increase suddenly. ठीक है, there will be sudden increase in number of people which are in having the epidemic, and later on the decrease will also be very fast, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्फेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद इमीडिएटली देखोगे तो थोड़े समय बाद ही वो उनका नंबर जो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो हमें केस मिलता है किसी पॉपुलेशन में किसी डिजीज का, तो इसको हम लोग कॉमन सोर्स एपिडेमिक कहते हैं। कॉमन सोर्स एपिडेमिक क्यों होते हैं? कॉमन सोर्स एपिडेमिक यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम ए सिंगल कॉमन कंटामिनेटेड सोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल फूड और वाटर, ठीक है। तो कॉमन सोर्स एपिडेमिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो रीजन है फॉर दिस पर्टिकुलर एपिडेमिक इज ए कॉमन कंटामिनेटेड सोर्स। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर सप्लाई गंदी है तो उस एरिया में सभी लोगों को कॉलरा या फिर स्टमक रिलेटेड जो भी डिजीजेज है वो हो जाएंगी।
जैसे ही वो कॉमन सोर्स को आप कंटेन कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, वैसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ केसेस सडनली डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉमन सोर्स एपिडेमिक कहते हैं। जैसे ही आप कॉमन सोर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसको ठीक कर देते हो या क्लीन कर देते हो, तो वो डिजीज जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा एक डिजीज दूसरे एक टाइप का एपिडेमिक है जिसको प्रोपेगेटेड एपिडेमिक कहा जाता है। ठीक है, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली स्लो and prolonged rise and then a gradual decline in the number of individuals infected। ठीक है, तो ये जो ग्राफ ब्लू कलर का यहाँ दिखाया हुआ है, दिस इज ए ग्राफ ऑफ प्रोपगेटेड एपिडेमिक। प्रोपगेटेड एपिडेमिक में क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस जो है स्लोली राइज होते हैं। ठीक है, देन इट विल रीच ए पीक एंड देन देयर विल बी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, प्रोपगेटेड एपिडेमिक कैसे स्टार्ट होता है, तो this type of epidemic usually results from introduction of a single infected individual into a susceptible population। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट है, 0 पॉइंट, जहां पे एक सिंगल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल पॉपुलेशन में एंटर करता है। फिर वो क्या करता है, वो डिजीज को स्प्रेड करता है, और जैसे जैसे वो डिजीज स्प्रेड करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले एक अकेला व्यक्ति था जो इन्फेक्टेड था, फिर वो दूसरे को करेगा, फिर वो 2 इन्फेक्टेड हो जाएंगे, फिर वो दूसरे को करेंगे। तो इस तरह से जो एपिडेमिक होता है धीरे धीरे प्रोपगेट होता है पॉपुलेशन में, और उनके नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो हम लोग इस नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल जब वो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल पॉपुलेशन में एंटर करता है, तब क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को उस पॉपुलेशन में इन्फेक्शन नहीं है, मगर सारे इंडिविजुअल्स क्या है, ससेप्टेबल हैं। ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल्स आर ससेप्टेबल टू द डिजीज दैट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज इंट्रोड्यूस्ड। तो इनिशियली क्या होगा, पॉपुलेशन में बहुत सारे ससेप्टेबल लोग होंगे। ठीक है, जब ये इंडिविजुअल एंटर करता है तो क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। तो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि सारे इंडिविजुअल ससेप्टेबल थे, तो सारे ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स इन्फेक्ट होने लगेंगे और धीरे धीरे उनके नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज होने लगेंगे। अब ये ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, देखिए जब ये कोई इंडिविजुअल इन्फेक्ट होगा तो कई पॉपुलेशन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस डिजीज से रिकवर भी हो जाएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजीज आई, मगर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल है तो उनको डिजीज हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो डिजीज तो होंगे मगर जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। जब वो रिकवर हो जाएंगे तो वो लोग इम्यून हो जाएंगे उस पर्टिकुलर डिजीज को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, कुछ तो हो रहे हैं जो इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स है उसमें जो रिकवर कर जा रहे हैं वो इम्यून हो जा रहे हैं, इसलिए ससेप्टेबल पॉपुलेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, मगर ज़्यादातर लोग ससेप्टेबल थे तो उनको डिजीज होती रहेगी, और ये जो डिजीज है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल तक इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये एक थ्रेशोल्ड है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में इन्फेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मगर क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स रिकवर भी हो गए हैं तो वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होंगे, वो इम्यून हो गए हैं उस डिजीज से। ठीक है, वो उस डिजीज से इम्यून हो गए हैं, तो वो लोग दोबारा से इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो और जब टाइम आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं वो इम्यून हो चुके हैं तो वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होंगे, इसलिए जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो धीरे 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 डिक्लाइन होने लगेंगे। ठीक है, और फिर एक टाइम आएगा जब ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो उस डिजीज से इम्यून हो चुकी होगी और वो जो डिजीज है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो एपिडेमिक होती है जहाँ पे एक डिजीज इंडिविजुअल डिजीज के पैथोजेंस को लेके आता है किसी पॉपुलेशन में और उसके बाद उसको प्रोपगेट करता है, तो उसको हम लोग प्रोपगेटेड एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोपगेटेड एपिडेमिक होती है इसको पीक आने में टाइम लगता है, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, फिर पीक पे पहुंचता है, और उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज भी होते हैं नंबर ऑफ केसेस, और फाइनली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि द डिक्लाइन इन नंबर ऑफ ससेप्टेबल्स टू थ्रेशोल्ड डेंसिटी। ठीक है, थ्रेशोल्ड डेंसिटी का मतलब होता है द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर नेसेसरी टू कंटिन्यू प्रोपगेटिंग द डिजीज। ठीक है, किसी भी डिजीज को यदि पॉपुलेशन में रहना है तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ
ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जब पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स इम्यून हो जाते हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेटिंग द डिजीज वो डिक्रीज हो जाता है, और जो डिजीज होती है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। ठीक है, तो ये जो दो टाइप के एपिडेमिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है वो कॉमन सोर्स एपिडेमिक है, दूसरा जो है वो प्रोपेगेटेड एपिडेमिक है। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक, वेदर इट इज कॉमन सोर्स एपिडेमिक और इज इट प्रोपेगेटेड एपिडेमिक, किस तरह का एपिडेमिक है ये? Yes, students, respond. What type of epidemic it is? Whether it's a common source epidemic or is it a propagated epidemic? Yes, Kumari Hiral Chaudhary, Hiral Kumari. पटेल भूमिका, आप प्रेजेंट है? यस सर। तो बताइए आंसर, किस तरह का एपिडेमिक है ये जो अभी चल रहा है? कॉमन सोर्स एपिडेमिक है कि प्रोपेगेटेड एपिडेमिक है? सर प्रोपोगेटेड। ठीक है, ओके, राइट। ठीक है, तो ये जो अभी एपिडेमिक पैंडेमिक है कोविड-19, इट्स ए प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। ठीक है, तो किसी पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल एंटर करता है हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज, एंड देन ही विल स्प्रेड दिस virus to other individuals. All the individuals are, most of the individuals at present is susceptible to this disease because it's a new disease. तो हमें पहले से कोई इम्यूनाइजेशन हमने की नहीं है, तो हम लोग सब ससेप्टेबल हैं। ठीक है, तो वो जो वायरस है वो इजीली स्प्रेड होता है। और अभी देखिए फॉर एग्जांपल न्यूज़ में भी आ रहा है कि अप्रैल के मिड में ये सेकेंड पीक जो है, मतलब जो पीक है वो इस डिजीज का, कोविड-19 के सेकेंड वेव का, वो अभी अप्रैल के मिड में या अप्रैल लास्ट में आएगा। ठीक है, तो वो पीक की बात क्या कर रहे हैं, इसी पीक की बात कर रहे हैं जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है इन्फेक्ट हो चुके होंगे और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिकवर भी हो चुके होंगे। इसलिए जो थ्रेशोल्ड डेंसिटी है, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच इज नेसेसरी टू कंटिन्यू प्रोपेगेटिंग द डिजीज, वो कम हो जाएगी और जो डिजीज है वो डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो कोविड-19 का जो करंट आउटब्रेक आप देख रहे हैं, ये भी एक प्रोपेगेटेड एपिडेमिक है। ठीक है, एक और टर्म जो फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने सुना भी होगा वो है हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड का मतलब होता है झुंड। ठीक है, तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? ये हर्ड इम्यूनिटी, herd immunity is the resistance of a population to infection and pathogen spread because of immunity of large percentage of population. ठीक है, तो जब कोई पॉपुलेशन रेजिस्टेंट हो जाती है किसी डिजीज को या इन्फेक्शन को बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इम्यून टू दैट डिजीज, तो उसको हम लोग हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन में यदि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को आप इम्यूनाइज कर दीजिए, ठीक है, इम्यूनाइज कर दो मतलब उसको रेजिस्टेंट बना दो वैक्सीनेशन देके या ड्रग देके या जैसे भी। ठीक है, सो दैट कि वो इंडिविजुअल अब डिजीज को स्प्रेड नहीं कर सकता या उसको डिजीज नहीं हो सकती है। ठीक है, तब क्या होगा, यदि कुछ इंडिविजुअल्स बच भी जाते हैं उस पॉपुलेशन में तो भी वो जो डिजीज है वो स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की। मिनिमम नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोपेगेट द डिजीज। मगर ज्यादातर पॉपुलेशन में यदि इंडिविजुअल्स इम्यून होंगे तो डिजीज का स्प्रेड जो है वो इमीडिएटली रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको ही हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। जो लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट चलाती है,
ठीक है, फॉर एग्जांपल पोलियो का लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। सिमिलरली अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और लार्ज स्केल, ठीक है, रोज लैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स को इम्यूनाइज किया जा रहा है। क्या जरूरत है? ठीक है, जरूरत यह है कि हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। ठीक है, यदि किसी पॉपुलेशन में 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन यदि इम्यूनाइज हो जाए, ठीक है, तो वो जो डिजीज होती है वो स्प्रेड नहीं हो सकती। ठीक है, तो यदि 40% पॉपुलेशन यदि इम्यूनाइज नहीं भी है तो भी उनको डिजीज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उनको एक हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी। अब ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो जैसे हम बता रहे हैं, हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो आपने देखा होगा भेड़ बकरी ये सब का झुंड, वो लोग हमेशा झुंड में रहते हैं। इवन जंगल में आप देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो प्रे एनिमल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डियर है या फिर बफेलोज होते हैं, वो सब क्या होते हैं, झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने से क्या होता है, वो लोग ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे झुंड में रहेंगे तो उनको खाने का कंपटीशन होगा, इसका कंपटीशन होगा, यदि कोई अटैक करेगा तो उनमें से कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। ठीक है, तो झुंड में रहने का लेकिन उनको एडवांटेज है। ठीक है, इसके लिए वो लोग झुंड में रहते हैं। इस झुंड में रहने के कारण जो उनके ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये डियर का बच्चा है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको झुंड के बीच में रखते हैं। ठीक है, सो दैट कि बाहर जो है एडल्ट इंडिविजुअल्स हों, और वो छोटे जो individuals होंगे which are susceptible to predation, they get protected because large number of individuals which is surrounding them, they are capable of getting themselves escaped from the predator। ठीक है, तो वो बीच वाले जो है वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आया है कि एक पॉपुलेशन में यदि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल 60 to 70% इंडिविजुअल्स को यदि आप इम्यूनाइज कर दो, तो जो बचे हुए 40% नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे उनको भी डिजीज नहीं होगी। इसी के लिए लार्ज स्केल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स डिजीजेस के अगेंस्ट चलाए जाते हैं, सो दैट की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप की जा सके। ठीक है, तो जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैं उनका जो एम होता है इज टू अचीव द हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नाउ वी विल शिफ्ट टू सर्टन epidemiological tools which are statistical tools used by epidemiologists in studying diseases। ठीक है, तो जब हम डिजीज को स्टडी करते हैं, स्पेशली एपिडेमियोलॉजिस्ट जब डिजीज को स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो डेटा होता है वो रेट्स या फिर कंपैरिजन ऑफ रेट्स के टर्म्स में वो लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये होता क्या है एग्जैक्टली, कौन से टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, एंड सर देखिए, स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट्स स्टैटिस्टिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स का है बहुत ज़्यादा यूज होता है एपिडेमियोलॉजी में। यहाँ पे डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद उस डेटा में से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में जनरली रेट्स एंड कंपैरिजन ऑफ रेट्स किया जाता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी इज द फर्स्ट मेडिकल फील्ड इन विच स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड। ठीक है, बहुत एक्सटेंसिवली इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब मेजर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली आर एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, और तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यदि हम कहें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ से फीवर इन ए पर्टिकुलर सीजन कितना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन कितना है और कितने इंडिविजुअल्स को फीवर हुआ है उस पर्टिकुलर सीजन में, तो हम उसको एज ए फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर इवेंट के होने की, उस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं एपिडेमियोलॉजी में फ्रैक्शंस के टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आउट ऑफ द टोटल। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर होता है इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर एक्सपीरियंसिंग द इवेंट। ठीक है, विच मे बी इन्फेक्शन और अदर प्रॉब्लम, एंड द डिनोमिनेटर इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन whom the event could have occurred।
ठीक है, तो न्यूमरेटर हमेशा वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी इवेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल या तो इन्फेक्शन है या फिर कोई और दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु कुड हैव एक्सपीरियंस्ड, उनको भी हो सकता था। ठीक है, वो इंडिविजुअल्स डिनोमिनेटर में आएंगे, विच इज द एक्चुअली द पॉपुलेशन एट रिस्क। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या है, इज ए प्रपोर्शन और रेशो बट इज कॉमनली कॉल्ड रेट। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फ्रैक्शंस के टर्म में करेंगे, मगर ये फ्रैक्शंस को हम लोग एपिडेमियोलॉजी में रेट कहते हैं। अब रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई करते हैं, एक महीने में कितने या एक साल में कितने, तो हम लोग हमेशा एक टाइम के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, तो जब टाइम के टर्म्स में बात करेंगे तो हम रेट के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये अब जब टर्म्स देखेंगे तो आपको उसको और क्लियर होगा। इन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स द रेट्स आर यूजुअली स्टेटेड पर 1000 इंडिविजुअल्स। ठीक है, रेट्स को हम लोग या तो पर 1000 इंडिविजुअल्स एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यदि कोई डिजीज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कई बार पर 100 भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि डिजीज की फ्रीक्वेंसी या जो भी इवेंट है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी यदि बहुत ही रेयर है तो हम लोग पर 10,000 इंडिविजुअल्स या पर 1 लाख इंडिविजुअल्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 3 टर्म्स देखेंगे। एक होता है मॉर्बिडिटी रेट, एक होता है प्रेवलेंस रेट, और जो थर्ड होता है वो है मोर्टेलिटी रेट। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में ये टर्म्स को डिस्कस किया था, मगर फिर से हम लोग एक बार इन टर्म्स को देख लेते हैं। और ये जो टर्म्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप लोग भी इस बात पे ठीक है ध्यान दीजिए कि ये टर्म्स क्या हैं और इनकी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो पहला है मॉर्बिडिटी रेट। Morbidity rate measures the number of individuals that become ill due to a specific disease within a susceptible population during a specific time interval. ठीक है, तो morbidity rate क्या है? It measures the number of individuals that become ill due to a specific disease within a susceptible population. ठीक है, तो कितने लोग एक पर्टिकुलर डिजीज से बीमार हुए, ठीक है, किसी भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, उसको हम लोग मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। ठीक है, इट्स एन इंसिडेंस रेट एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ केसेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, द रेट इज कॉमनली डिटरमाइंड व्हेन नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ इलनेस इन द जनरल पॉपुलेशन इज नोन फ्रॉम क्लिनिकल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो कितने लोग इन्फेक्ट हुए कहाँ से पता चलेगा, तो नॉर्मली क्लिनिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि कितने इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर डिजीज से इन्फेक्ट हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, मॉर्बिडिटी रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये मॉर्बिडिटी रेट इसको एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर 700 न्यू केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा पर 1 लाख इंडिविजुअल्स, देन द मॉर्बिडिटी रेट वुड बी 700 पर 1 लाख, और वी कैन से पॉइंट। ठीक है, तो जब परसेंट में एक्सप्रेस करना हो तो इसको इनटू 100% कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा है प्रेवलेंस रेट। प्रेवलेंस रेट क्या है, प्रेवलेंस रेट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्फेक्टेड इन ए पॉपुलेशन एट एनी टाइम नो मैटर व्हेन द डिजीज बिगिन। ठीक है, हम पता करना चाहते थे प्रेवलेंस, इस पर्टिकुलर डिजीज की प्रेवलेंस क्या है। तो प्रेवलेंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इंडिविजुअल्स उस डिजीज से इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कब डिजीज स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस पर्टिकुलर समय पे कितने लोग इन्फेक्टेड हैं एक पर्टिकुलर डिजीज से, इसको हम कहते हैं प्रेवलेंस रेट, कि कैसे प्रिवेल हो रही है वो डिजीज, एग्जिस्ट कैसे कर रही है प्रेजेंट पॉपुलेशन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर इन्फेक्टेड इन ए पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम, मीन्स एट एनी टाइम नो मैटर व्हेन द डिजीज बिगेन, तो उसको हम लोग प्रेवलेंस रेट कहते हैं। प्रेवलेंस रेट जो होता है, इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द इंसिडेंस रेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। ठीक है, कोई ऐसा डिजीज है जो बहुत महीनों तक ठीक नहीं होता तो उसका प्रेवलेंस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी इंडिविजुअल टाइम पे, यदि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे यदि स्टडी कर रहे हैं कि कितने लोग इन्फेक्टेड है इससे,
तो जो 1 महीने पहले इन्फेक्ट हुआ होगा वो भी अभी डिजीज कंडीशन में ही होगा, जो अभी कल इन्फेक्ट हुआ होगा वो भी डिजीज कंडीशन में होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रेवलेंस रेट को बढ़ा देगा। यदि कोई डिजीज जो है वो 2 दिन में ठीक हो जाते हैं तो उसका प्रेवलेंस रेट आपको किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कम नजर आएगा। ठीक है, कि इंसिडेंस क्या है डिजीज के होने का, मतलब मॉर्बिडिटी रेट क्या है, कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं एक पॉपुलेशन में। यदि बहुत कम लोग इंडिविजुअल इफेक्ट होते होंगे और यदि टाइम भी ड्यूरेशन भी उस डिजीज का कम है तो आपको प्रेवलेंस रेट बहुत कम मिलेगा। ठीक है, मगर यदि इंसिडेंस रेट बहुत हाई है और प्रेवलेंस भी बहुत लंबा समय का है, ठीक है, तो ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन ऑफ इलनेस भी बहुत बड़ा है तो आपको प्रेवलेंस रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रेवलेंस रेट जो होता है इट इज अफेक्टेड बाय इंसिडेंस रेट एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। ठीक है, लास्ट एक टर्म है वो है मॉर्टैलिटी रेट। मॉर्टैलिटी रेट इज द रिलेशनशिप ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज टू टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट इज ए सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ ऑल डेथ्स दैट आर असाइंड टू ए सिंगल कॉज। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट में मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू ए गिवन डिजीज एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन विद द सेम डिजीज। ठीक है, यदि हम कहें कि किसी पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल इन्फेक्ट हुए तो उसमें से कितने मर गए, ठीक है, तो ये मोर्टेलिटी रेट बताता है। यदि किसी डिजीज की मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो तो उस डिजीज को कंट्रोल करना बहुत ही इमरजेंसी हो जाती है क्योंकि उससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो कोविड-19 डिजीज चल रहा है इसका मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है, 1 to 2%। ठीक है, तो 100 लोग यदि इन्फेक्ट होंगे तो उसमें 1 से 2 लोग ही मरते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट इसका कम है। ठीक है, मगर फिर भी इसका जो मॉर्बिडिटी रेट है बहुत हाई है। ठीक है, मॉर्बिडिटी रेट को कई बार हम लोग इन्फेक्टिविटी रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। एक इंडिविजुअल जो है इसका इन्फेक्टिविटी कितना है, 2.6 या 3.6 है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जो है वो एटलीस्ट 2 या 3 इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत हाई है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्फेक्ट होंगे तो 1% मोर्टेलिटी रेट भी हाई कंसिडर किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे होगे रोज लाखों केस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें यदि 1% मोर्टेलिटी रेट होगी तो भी काफी लोग मर जाएंगे रोज। ठीक है, कुछ डिजीजेज होती है जिनकी इन्फेक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है मगर मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती है। ठीक है, तो उस वो भी प्रॉब्लमेटिक है, भले ही इन्फेक्टिविटी रेट कम है मगर जितने भी होंगे उसमें मोर्टेलिटी रेट यदि बहुत हाई हो तो प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है, इन्फेक्टिविटी रेट क्या है, ठीक है, और मोर्टेलिटी रेट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली डिजीज को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हम इन्फेक्शियस डिजीज की एपिडेमियोलॉजी को किस तरह से स्टडी करते हैं वो देखेंगे। आज जो हमने देखा, दीज वेर सर्टेन टर्म्स एंड tools which are used by epidemiologists.